बाला साहब ठाकरे, इन 8 अक्षरों के महामंत्र में कितनी प्रचंड शक्ति समाहित है, यह समझने की उम्र होने से पहले ही मैंने कागज पर कुछ मराठी पंक्तियां उकेरी थी। हाती घेता कुंचला, फटकारे गरजाया लागले, वाणीच्या सामर्थ्याने आसमंत ऊर्जेने भारले, लेखणीच्या अंगाराने विझली मने ही चेतली, या झंझावाती वादळाने क्षितिजे पुन्हा तेजाळली। कुछ पंक्तियां मूल भाषा में ही रखना अधिक उचित और सटीक रहता है, फिर भी आपके लिए उनका हिंदी रूपांतरण प्रस्तुत करने का प्रयास मैं करता हूँ। हाथ में कुचीले तो फटकार गरजने लगी, वाणी के सामर्थ्य से अंबर में ऊर्जा भर आई, लेखनी की ज्वाला से बुझे हुए मन प्रज्वलित हुए, इस बवंडर ने क्षितिज को फिर से दैदीप्यमान कर दिए। जब मैं उनके सामने वाले सोफे पर बैठकर ये पंक्तियाँ खुद बाला साहब को सुना रहा था, तब उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, पीठ पर हाथ रखा। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि तुमने मुझ पर कुछ लिखा है, मैं अब स्तुति और प्रशंसा से बहुत आगे निकल चुका हूँ, लेकिन तुम अच्छा लिखते हो, ऐसे ही लिखते रहो। नौकरी के बंधन में मत फंसना, जितना मुक्त संचार यानी स्वतंत्र रूप से काम कर सको उतना करना, बहुत आगे निकल जाओगे। आज भी वह आशीर्वाद मेरे कानों में ही नहीं, मेरे मन में दिन रात गूंजता रहता है। स्वर्गीय बाला साहब के व्यक्तित्व को पूरी तरह शब्दों के जरिए दिखा सकूं, इतना बड़ा मैं नहीं हूँ। उस शिवधनुष को उठाना मेरे बस की बात नहीं, परंतु मैं एक साधारण चित्रकार हूँ, इसलिए एक व्यंग चित्रकार के रूप में मुझे समझ आए आदरणीय बाला साहब ठाकरे, आज उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उन्हें मनपूर्वक नमन करते हुए प्रस्तुत करता हूँ, व्यंग चित्रकार बाला साहेब। मैं बहुत छोटा था, बाहर निकलता तो मेरा ध्यान सड़कों पर इधर उधर ही अधिक रहता। आसपास की चीज़ों को देखने मैं इतना खो जाता था कि मुझे घसीटते हुए ले जाना पड़ता था। एक बार मेरे घर के नज़दीक यानी ठाणा स्टेशन के नज़दीक के अशोक टॉकीज़ के पास एक फेरी वाले के पास कुछ स्टिकर्स बिक रहे थे। मुझे वहाँ रखा नृत्य गणेशा का स्टिकर बहुत ही पसंद आया। मैंने जीत करके 2 स्टिकर्स लिए। मैं तब करीब 5 साल का था। उसमें से एक स्टिकर मैंने गोदरेज की छोटी अलमारी पर चिपका दिया और दूसरा लेकर बैठ गया। कागज, पेंसिल, रंगों का डिब्बा और मैं। उस गणपति जी को मैंने अपने तब के छोटी सी ताकत से कागज पर उकेरा और रंगवाया। वही मेरी चित्रकला का श्री गणेशा हुआ था। उस चित्र को देखकर तब मेरे माँ के चेहरे पर जो आश्चर्य और आनंद था, वह आज भी मेरी स्मृति में वैसा ही ताज़ा है। मेरी पाठशाला तब सुबह की हुआ करती थी। एक दिन दोपहर अचानक अनिल चाचा जी घर आए। हमारे ठाणा में भारतीय कामगार सेना के किसी कार्य से वो आते रहते थे। तब दौड़ते भागते अपनी मौसी यानी मेरी दादी से मिलने अवश्य आते थे। उनकी नज़र मेरे बनाए गणपति पर पड़ी। बच्चों की प्रतिमा और कला उन्हें हमेशा से आकर्षित करती थी। मेरे वो चाचा जी बच्चों के लिए चलाए मिशन साने गुरुजी कथामाला के लिए भी आदरणीय प्रकाश जी मोहाड़ीकर जी के साथ काम करते थे। अनिल चाचा ने मेरे उस चित्र की भरपूर सराहना की। दादी से बोले, भाई मौसी, इतनी छोटी उम्र में इसने इतना सुंदर चित्र बनाया है, इसका मतलब है कि इसे चित्रकला में सच्ची रुचि है, यह जन्म से चित्रकार है। कुछ महीनों बाद वे फिर अचानक आए। इस बार मेरे लिए विशेष रूप से मार्मिक के कुछ अंक लेकर आए थे। उन चित्रों को देखकर मैं मंत्रमुग्ध सा हो गया। तब मुझे कार्टून जैसा कुछ समझ नहीं आता था, पर वे चित्र मन को बहुत भाते थे। जाते जाते उन्होंने कहा, मैं तुझे एक बार बाला साहब के पास जरूर ले जाऊंगा। वे बहुत व्यस्त रहते थे, इसलिए तुरंत कोई योग नहीं बना। फिर 2-3 वर्ष बीत गए। वे वैसे तो कम आते, पर जब भी आते थे मेरे लिए याद से मार्मिक के अंकों जरूर लाते थे। और फिर एक दिन खबर आ गई। घर में मातम ही छा गया। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। कुछ दिनों बाद पता चला अनिल चाचा जी चले गए, पर बाला साहेब के व्यंग चित्रों से तब से जो नाता उन्होंने जोड़ दिया था, वह आज तक वैसा ही बना हुआ है, बिल्कुल अटूट। बाला साहब के व्यंग चित्र मेरे बचपन का सबसे बड़ा आकर्षण थे। उनका वह तिरछापन और नटखटपन उस उम्र में बेहद प्यारा लगता था। जैसे जैसे बड़ा हुआ, उन रेखाओं यानी स्ट्रोक्स की ताकत और धारदार किनारों मुझे प्रभावित करने लगी। ब्रश के अत्यंत बारीक पॉइंट से रेखाएं खींचते हुए
हाथ के दबाव को कुशलता से कम ज़्यादा करना और सहजता से थिक और थिन लाइंस के माध्यम से किसी चरित्र को सटीकता से चित्रित करना, यह सब आंखों के सामने आते ही मेरे भीतर का बाल चित्रकार सम्मोहित हो जाता था। कॉलेज पहुंचा तो रेखाएं और स्पष्ट होने लगी, रंगों के रहस्य खुलने लगे, कला के क्षेत्र के बड़े बड़े द्वार खुलते चले गए। दीनानाथ दलाल नामक अली बाबा की गुफा ना खुल जा सिम सिम कहे ही अचानक सी खुल गई। राजा रवि वर्मा ने मोहित किया, अमृता शेरगिल का जुनून सवार हुआ। वैसे तो मैं अप्लाइड आर्ट यानी उपयोजित कला का विद्यार्थी था, पर आसपास यह सभी कलाधाराएं निरंतर घेरा बनाए रखती थी। रास्ते में परम पूज्य राम सुतार जी के दर्शन हुए, फिर रवि परांजपे सर से भेंट हुई। आगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का चेतना से भरा हुआ कला विश्वविद्यालय पुकारने लगा। मैं अभिभूत होने के पार की अवस्था अनुभव कर रहा था। फिर भी व्यंग्यचित्रों का जादू मन से रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। बाला साहेब अपनी रेखाओं के माध्यम से और अधिक समझ आने लगे। उनके व्यंग्यचित्रों के साथ व्यंग्यचित्रों की दुनिया में घूमते हुए आर.के. लक्ष्मण जी और मारियो मिरांडा जी से भी मानो परिचय हुआ। डेविड लो का नाम भी बाला साहब के कारण ही जाना। ऐसे ही एक बार मुंबई के होर्ट इलाके की फुटपाथ पर किताबों की ढेर में एक पुरानी पुस्तक मुझे मिली, जिसके मुखपृष्ठ के व्यंग्यचित्र ने तुरंत मेरा ध्यान खींच लिया। और इस प्रकार बाला साहब की व्यंग्यचित्रों की प्रेरणा साक्षात डेविड लो भी मेरे जीवनी में आए। बाला साहेब की उंगली थामकर व्यंग्यचित्रों की दुनिया की सैर करते हुए बिना मांगे बहुत कुछ मिल गया। आगे जब मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया, तब की एक रोचक घटना आज याद आती है। ठाणे के तत्कालीन एक शिवसेना नेता अपनी चिरपरिचित शैली में कहीं से तेजी से आए। सामान्यतः वे बाहर गाड़ी में बैठकर संदेशा भेजते थे, पर उस दिन अचानक अंदर आकर मेरे डिजाइनिंग स्टूडियो के दरवाजे पर साक्षात खड़े हो गए। बोले, मैं तुम्हारा बनाया हुआ बाला साहेब का चित्र देखने आया हूँ। इस भले मानस को यह खबर कहाँ से मिली थी, वह भी मेरे जैसे एक सामान्य कलाकार की, यह वही जाने। पर एक बार जिसे अपना मान लिया, उस पर उनकी बारीकी से नजर रहती थी। यह गुण भी उन्होंने बाला साहेब से ही सीखा होगा। स्टूडियो में सामने ही काली स्याही यानी ब्लैक इंक से बनाया हुआ बाला साहेब का एक बड़ा सा स्केच था, जो मैंने 3-4 दिन पहले ही बनाया था। गप्पे शुरू हुए तो मैंने सहज ही कह दिया, सही में कहूँ तो बाला साहब व्यर्थ ही राजनीति में चले गए। उनके भीतर का चित्रकार इस कारणों अपने चरम पर पहुंचकर भी अचानक कला से दूर हो गया। उन्होंने मेरी ओर गौर से देखा, गर्दन हिलाई और अपनी दाढ़ी में ही एक कमाल की मुस्कान बिखेरी। मैं स्वभाव से थोड़ा भुलक्कड़ी हूँ। सुबह खाने में क्या खाया था, शाम को याद करना पड़ता है। और बाला साहब के कई व्यंग्यचित्रों ऐसे हैं जो एक बार देखे और हमेशा के लिए स्मृति में अंकित हो गए। बिल्कुल जैसे के वैसे। उनका आवेश से भरा योद्धा रूप, उनका कोमल संवेदनशील व्यक्तित्व, निडर और स्पष्टवादी स्वभाव, इनके अनेक रूप व्यंग्यचित्रों के माध्यम से मन पर स्थायी रूप से उकेरे गए हैं। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के नायक सेनापति बापट जी उनके लिए परम आदरणीय थे। जब सेनापति बापट जी का निधन हुआ, तब बनाया चित्र जो मेरे बचपन में कभी मैंने कहीं देखा हुआ था, आज भी वैसे के वैसा याद है। तात्या चल बसे, अब मेरे नातिन पोते अनाथ हो गए। मराठी भाषा की यह पुकार जैसे बाला साहेब के अपने भीतर के बिछोह का स्वर थी, जो चित्र के रूप में फूट पड़ी। उस चित्र ने महाराष्ट्र के हर मनों को झकझोर किया होगा, यह निश्चित है। जवाहरलाल नेहरू के व्यंग्यचित्र और चेहरे की रेखाएं बाला साहेब जितनी सटीकता से शायद ही किसी ने चित्रित की हो। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का व्यक्तित्व उन पर लिखी अनेकों पुस्तकों को पढ़कर भी जितना स्पष्ट न हो पाए, उतना बाला साहब के व्यंग्यचित्रों से सहज ही समझ में आ जाता है। जो भी सही लगा उसकी खुलकर प्रशंसा की, और जहाँ निर्णय गलत लगे वहाँ अपने व्यंग्यचित्रों से कोड़े बरसाने में भी वे कभी पीछे नहीं हटे। स्वर्गीय इंदिरा जी की आकस्मिक और दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के बाद बाला साहब का वह चित्र, जिसमें बुझते हुए दिए के धुएं की लकीरों में इंदिरा जी का चेहरा दिखाई देता है, इतनी हृदयस्पर्शी श्रद्धांजलि आज तक देखने को नहीं मिली। उसमें बाला साहेब के मन की पीड़ा और उनकी प्रतिभा का सर्वोच्च आविष्कार दोनों के दर्शन होते हैं। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन को बेरहमी से कुचलने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री जी पर व्यंग बाण चलाते समय बाला साहेब की कूची मानो तलवार की धार बन जाती थी। मराठी मानुस उनके हृदय के सबसे प्रिय विषय था। उन्होंने मराठी लोगों को जगाने के लिए व्यंग्यचित्र बनाए, पर उनकी प्रतिभा किसी एक विषय तक कभी सीमित नहीं रही। जितने आवेश से उन्होंने बेलगाम कारवार के लिए आवाज उठाई, उतनी ही प्रखरता से कश्मीर समस्या पर उस जमाने के सत्ताधारियों को वास्तविकता का आईना भी दिखाया था।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और उनकी जटिलताओं पर भी उनकी गहरी पकड़ थी। अमेरिका रूस शीत युद्ध के परिणामों को उन्होंने जिस सटीकता से अपनी कुची से पकड़ा, वैसी दृष्टि कई विदेश नीति विशेषज्ञों में भी विरलता से ही मिलती है। नेपाल को साथ लेकर चीन भारत के विरुद्ध साजिशें कर रहा है, यह दिखाने वाला उनका व्यंग्यचित्र, जिसका शीर्षक था जड़ें दूर तक फैलने से पहले ही, वर्ष था 1960, वह आज तक की घटनाओं पर भी उतनी ही सटीकता से टिप्पणी करता है। दूरदर्शिता का इससे बड़ा उदाहरण शायद ही संभव हो। इसे ही बाला साहेब व्यंग्यचित्रकार की नज़र कहा करते थे। इस दुनिया ने अब तक कई नेता देखे हैं, कई शासक आए, किसी ने तलवार के दम पर राज्य खड़े किए, तो किसी ने बुद्धि और चातुर्य से सत्ता के शिखर छुए। फिल्मों के नायक राजनीति में आकर महानायक बने, यह भी हमारे इतिहास ने देखा। पर अपनी कुची यानी ब्रश की ताकत पर एक विशाल संगठन खड़ा करने वाला और दशकों तक लोगों के दिलों पर राज करने वाला इस धरती पर एकमात्र अद्वितीय महान कलाकार हुआ था, जिनका नाम था व्यंग्यचित्रकार बाला साहेब ठाकरे। अगर यह शब्द आपके मन को छू गए तो समझिए वर्ड्स वाइज आपका ही चैनल है। हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। मिलते हैं कल और एक अनोखे वीडियो के